नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस.एन.डी सोशोलॉजी क्लासेस पर। हम लोग जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग एक दिन सामाजिक गतिशीलता से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। उसके बाद बिहार 3.0 का हम लोग कुछ सवाल देखे थे। उसके बाद एक वीडियो में बिहार 1.0 जो बिहार पीजीटी सबसे पहली बार हुआ था, उसको हम लोग देखे थे। 20-20 क्वेश्चन सब में देखे थे। ऐसे हम लोग आज देख रहे हैं बिहार 3.0 में दूसरा पार्ट। इसमें आज का सबसे पहला प्रश्न है, किस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है। इसमें ऑप्शन ए है यांत्रिक एकजुटता, ऑप्शन बी है जैविक एकजुटता, ऑप्शन सी है सामाजिक एकता और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जैविक एकजुटता। देखिए, मैं आप लोगों से बताना भूल गया कि यह जो प्रश्न है यह बिहार 4.0, बिहार स्टेट और झारखंड पीजीटी जो पेपर होने वाला है, भर्ती आई है, फॉर्म भरा जा चुका है, और यूपी पीजीटी जो अक्टूबर में डेट दिया है आयोग, और यूपी जीआईसी जो पीजीटी का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए कराया जाएगा, उन सारे पेपरों को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को बनाया जाएगा एवं इसमें एडिशनल कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जैविक एकजुटता। यह जैविक एकजुटता एवं यांत्रिक एकजुटता की जो अवधारणा है, यह सबसे पहले अगर किसी ने दी थी तो उनका नाम था इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम ने समाज को दो भागों में एकता के आधार पर, यांत्रिक एकता एवं जैविक एकता के आधार पर बांटा था, जिसमें हम देखते हैं कि जो अंतरात्मा की सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना की पूरी तरह से जैविक एकजुटता पर आधारित है। यह जैविक एकजुटता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इसमें दूसरा प्रश्न है समाज के सामाजिक विकास के बढ़ते स्तर के साथ क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रतिकारी कानून का दमनकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ऑप्शन बी है दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ऑप्शन सी है कानून में कोई बदलाव नहीं है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी इसमें सही है, दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका तात्पर्य है प्रतिकारी कानून और दमनकारी कानून क्या होता है, इसको अगर सबसे पहले हम लोग समझें तो इसको अगर सबसे पहले किसी ने दिया था तो वह थे इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने कानून को दो रूपों में बांटा, प्रतिकारी कानून एवं दमनकारी कानून। प्रतिकारी कानून आधुनिक समाजों में पाया जाता है, सभ्य समाजों में पाया जाता है, जबकि दमनकारी कानून जनजातीय समाजों में या सरल समाजों की यह विशेषता है। दमनकारी कानून का मतलब होता है जब कोई गलती एक व्यक्ति से होती है, कोई अपराध एक व्यक्ति से होता है, तो वह पूरे समाज द्वारा अपराध माना जाता है। पूरे अपराध, जैसे कि पहले अभी भी आप लोग देखे होंगे, कई जगह सुनने में आता है कि किसी एक दूसरी जाति के लड़की किसी दूसरे जाति के लड़के से विवाह कर लेती है तो उस जाति के लोग सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार कर देते हैं या उसको प्रताड़ित किया जाता है। और प्रतिकारी कानून का तात्पर्य है यह आधुनिक समाजों में पाया जाता है। इसका मतलब है कि जो गलती किया है सजा बस उसी को मिलेगा, पूरे परिवार को या पूरे समाज के लोगों को या पूरे समुदाय के लोगों को इसका सजा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन ए है लक्ष्य प्राप्ति, ऑप्शन बी है अनुकूलन, ऑप्शन सी है एकीकरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि जो पार्सन्स का प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं थी उसमें 4 था। AGIL यह AGIL जो था, यह ए से
ए से एडॉप्टेशन, जी से गोल अटेनमेंट, आई से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंट पैटर्न था, लेटेंसी था, जिसका मतलब था ए से अनुकूलन, जी से लक्ष्य प्राप्ति, आई से एकीकरण, इंटीग्रेशन का तात्पर्य था एकीकरण, और यल से प्रतिमान अनुरक्षण होता है। जो पार्सन्स हैं इन्होंने सामाजिक संरचना में इन्होंने समाज में जो सामाजिक संरचना है उस पर काम किया एवं जो भी इन्होंने सोशल सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसके साथ ही इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा था कि किसी भी प्रवृत्ति को, नकारात्मक प्रवृत्ति को कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना चाहिए। किसी भी नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने इस वाक्य को कहा था। और यह प्रश्न राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के पेपर में, जो 2024 में मई में पेपर हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संघर्ष सिद्धांतकार हैं? ऑप्शन ए है राल्फ डेरेनडार्फ, ऑप्शन बी है लुईस कोजर, ऑप्शन सी है रेंडॉल कॉलिंस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो डेरेनडार्फ हैं यह भी संघर्षवादी सिद्धांतकार हैं। लुईस कोजर ये भी संघर्ष सिद्धांतवादी हैं, और रेंडल कॉलिंस ये भी संघर्ष सिद्धांतवादी हैं। इन तीनों लोगों ने मार्क्स के विचार का आलोचना करते हुए उसमें कुछ नए चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया। जो डेरेनडार्फ थे इन्होंने सत्ता को संघर्ष का कारण माना था। मार्क्स ने आर्थिक आधार पर वर्ग संघर्ष या संघर्ष को माना था, लेकिन डेरेनडार्फ ने सत्ता संबंधों पर आधारित संघर्ष को माना। जो कोजर ने कहा यह संघर्ष के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रवक्ता थे, या यह उसको आगे बढ़ाने वाले माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि संघर्ष हमेशा समाज में विघटन ही नहीं लाता है, यह समाज की प्रकार्यात्मकता एवं आवश्यकता को भी पूरा करता है। रेंडॉल कॉलिंस है यह सूक्ष्म समाजशास्त्री या सूक्ष्म संघर्ष सिद्धांतवादी हैं। यह सूक्ष्म या छोटे स्तर पर भी संघर्ष की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है इसमें ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है 1990, क्योंकि जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो आया था यह 1989 में बना था। इसके माध्यम से भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ जो अत्याचार होते थे उसकी जांच के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की गई। उस आयुक्त को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहा जाता था, और यह 1989 में अधिनियम बन के तैयार हुआ एवं इसे 1990 में लागू कर दिया गया। 1986 में जो दहेज निवारण अधिनियम था उसको संशोधित किया गया था, दूसरी बार संशोधन उसमें हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है अगस्त काम्ट, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रत्यक्षवाद से दुर्खिम भी संबंधित हैं, काम्ट भी संबंधित हैं और स्पेंसर भी संबंधित हैं। इसमें नहीं स्पेंसर नहीं संबंधित है, काम्ट और दुर्खिम संबंधित हैं। तो इसमें
जो कांट हैं वह प्रत्यक्षवाद के जनक माने जाते हैं, वह प्रत्यक्षवाद के जनक माने जाते हैं। एवं उसको आगे जो चित्र अगस्त कांट ने समाजशास्त्र में बनाए थे प्रत्यक्षवाद के, उसमें अगर रंग भरने का कोई काम किया तो वह इमाइल दुर्खिम ने किया था। दुर्खिम ने ही कांट के विचारों को आगे बढ़ाया एवं उसमें इन्होंने बहुत से सारे शोध एवं रिसर्च किए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपहास और गपशप किसके उदाहरण हैं? उपहास और गपशप किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के, ऑप्शन बी है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के, ऑप्शन डी है अराजकता के, ऑप्शन सी है अराजकता के, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण यह उपहास एवं गपशप, जैसे किसी का हंसी मजाक के द्वारा, एवं गपशप का मतलब होता है मनोरंजन। उपहास मतलब होता है किसी का हंसी मजाक, किसी को हंसी मजाक के तहत लज्जित करना किसी बात के लिए। तो इसको भी भारतीय समाज में मान्यता दी गई है, जो अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं होता है, क्योंकि यह कहीं लिखित रूप में आपको नहीं मिलेगा। इसके आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत तेज गति से विकसित होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संस्कृति प्रतिमान, ऑप्शन बी है संस्कृति गुण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विलंबना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सांस्कृतिक विलंबना है उसे ऑप्शन सी इसमें सही है, सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा आगमन निम्नकाव्य की है। अगर बतौर हम देखें तो आगमन को ही हम पहले रखते हैं, कहीं कहीं निम्नकाव्य का नाम नहीं देता है, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है उसको सबसे पहले किसने दिया था? तो वह आगमन ने दिया था। इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा, भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति में। भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति में यह आगमन ने ही बांटा था। इसमें क्या होता है, जैसे भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में जब हम अंतर करेंगे, भौतिक संस्कृति उसे कहते हैं जैसे हमारे पास मोटर गाड़ी, जहाज, मोटर गाड़ी, जहाज इस तरह के जो चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे भौतिक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति में हमारे मूल्य, विचार, संस्कृति, यह सब अभौतिक संस्कृति है। जैसे इसको हम अगर एक अच्छे उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आज मोबाइल फ़ोन टच स्क्रीन सबके हाथ में है, लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं वह बस फ़ोन में जब फ़ोन रिसीव करना जानते हैं, किसी को फ़ोन करना जानते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखना जानते हैं, रील देखना जानते हैं। उससे आगे लोग बढ़ चुके हैं, तो अब सट्टा लगाना भी जान चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए ड्रीम 11, पता नहीं क्या क्या होता है क्रिकेट में, यह सब लोग अब करते हैं। लेकिन आज भी हम उसका उपयोग अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, जैसा कि एक वैज्ञानिक या एक साइंटिस्ट उसके बारे में जानता है एवं वह उसका प्रयोग करता है, इंजीनियर जो प्रयोग करता है। इसे ही सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संदर्भ समूह के प्रकार हैं? ऑप्शन ए है आकांक्षी संदर्भ समूह, ऑप्शन बी है नकारात्मक संदर्भ समूह, ऑप्शन सी है सकारात्मक संदर्भ समूह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आकांक्षी संदर्भ समूह भी संदर्भ समूह का उदाहरण है। नकारात्मक संदर्भ समूह भी होता है और सकारात्मक भी होता है। आकांक्षी का मतलब होता है कि हम ऐसी आकांक्षा रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम वो काम नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत लोग विराट कोहली को, जैसे कि बहुत लोग चाहते हैं कि मेरे माता पिता या समाज के लोग मुझे बहुत इज्जत की नज़र से देखें, ऐसा वो लोग काम करना चाहते हैं और करते भी हैं, तो उसे आकांक्षी कहते हैं। नकारात्मक हो गया, जैसे कि हम किसी को देख के बीड़ी पीना सीख लें, सिगरेट पीना सीख लें, दारू पीना सीख लें, इसे नकारात्मक संदर्भ समूह कहते हैं किसी समूह को देख के। सकारात्मक संदर्भ समूह का तात्पर्य है जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट जो होता है, विराट कोहली को लोग अपना सकारात्मक संदर्भ समूह मान सकते हैं।
अपना संदर्भ व्यक्ति होता है। जैसे अगर इंडिविजुअल हम व्यक्ति को देखें, जब हम पूरे समूह को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ समूह की ही बात होती है। तो उसे देख के कुछ अच्छी चीज़ें सीखना, तो उसे भी सकारात्मक संदर्भ समूह ही कहते हैं, प्रकार होता है संदर्भ समूह का। अगला प्रश्न है, संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया है? संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसमें जो अनुच्छेद 12 है वह भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा से संबंधित है। जो अनुच्छेद 13 है वह पुराने कानूनों से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 15 है वह समता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17 जो है वह, या अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी को धर्म, लिंग, व्यवसाय, जाति या रक्त संबंध, जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण से या सरकारी अवसर उपलब्ध कराने से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 17 ही अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अगला सवाल हम देखते हैं, इसमें अगला आज का सवाल देखते हैं। प्रकट प्रकार वे हैं जो ऑप्शन ए है अपेक्षित तथा अमान्य, ऑप्शन बी है अनपेक्षित और मान्यता प्राप्त, ऑप्शन सी है अपेक्षित और मान्यता प्राप्त, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अपेक्षित और मान्यता प्राप्त जो चीज़ें होती हैं, वह प्रकार होती हैं, उसे प्रकट प्रकार कहते हैं। इसका मतलब है जैसे भारतीय समाज में हम माने तो जो हंसी मजाक का संबंध होता है वह भारत में अपेक्षित और मान्यता प्राप्त दोनों है, वह अपेक्षित और मान्यता प्राप्त दोनों है। अप्रकट का तात्पर्य है जैसे अप्रकट का तात्पर्य होता है जैसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपेक्षा से बाहर चली जाती हैं, तो वह समाज में मान्य तो नहीं है, जो अपेक्षित तो नहीं होती हैं, अनपेक्षित होती हैं, लेकिन कभी कभी होता है ठीक है मान्य कर ली जाती हैं। जैसे कि कोई बालक, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वह गलती तो कर दिया, जैसे कि मान लीजिए किसी के सर पे मार दे, उसी का सर फट जाए, तो अनपेक्षित तो है वह, लेकिन ठीक है अब बालक है तो भाई मार तो सकते नहीं, तो ठीक कहते हैं ठीक है यार मान्य कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पहली गलती थी, इसका हम छोड़ते हैं इसे। तो इस तरह से इसे ही प्रकट एवं अप्रकट प्रकार कहते हैं। प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की जो अवधारणा थी, इसको सबसे पहले समाजशास्त्र में मर्टर ने दिया था। यह प्रकार का सूत्र था। अप्रकट प्रकार, प्रकट प्रकार, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, दुष्प्रकार, प्रकार, अकार्य, इस तरह का जो सूत्र था यह मर्टन ने समाजशास्त्र में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो आयोग था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है बीपी मंडल, ऑप्शन ए है बीपी मंडल, ऑप्शन बी है काका कालेलकर, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बीपी मंडल। बीपी मंडल जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका अध्यक्ष बनाए गए थे। बीपी मंडल ने ही भारत में जो पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, इसको जो 27% आरक्षण मिलता है वह बीपी मंडल आयोग के अनुशंसा पर ही इसे दिया जाता है। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के जो चेयरमैन थे वह काका कालेलकर थे, लेकिन पहले जो दूसरा था, जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का जो चेयरमैन थे वह काका कालेलकर थे। लेकिन इसमें प्रश्न में पूछा है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो वह बीपी मंडल थे। बीपी मंडल ने जो पिछड़ा वर्ग, जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, उसका आधार है, अगर हम देखें तो जो बीपी मंडल ने सुझाव दिया था वह 2 ही था, शैक्षणिक एवं सामाजिक। लेकिन प्रश्न में पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है, सिस्टम प्रोफेसर में भी प्रश्न आया है कि जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल अध्यक्ष थे या मंडल आयोग जो था वह किन आधारों को मानकर पिछड़ा वर्ग को 27%
27% आरक्षण देता है तो उसमें 3 आता है, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक। तो हम तीनों याद रखेंगे, लेकिन अगर भविष्य में कभी प्रश्न में 2 ही रहे, सामाजिक और शैक्षणिक, तो हम उसी को लगाएंगे और वह सही भी होगा। क्योंकि आप जब भी देखेंगे बीपी मंडल जो समिति बनी थी उसकी जब रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें दो ही विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें B.R. अम्बेडकर, इनको माना जाता है दलितों का बहुत बड़ा उद्धारक थे, दलितों के बहुत बड़े उद्धारक थे। इसी के साथ इन्होंने भारतीय संविधान को भी लिखा था, तो इसलिए भारतीय संविधान का इनको जनक भी कहा जाता है, या लिखने के लिए इन्हें पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जातियों का पदानुक्रमिक क्रम किसके भेद पर आधारित है? ऑप्शन ए है शुद्धता एवं अशुद्धता, ऑप्शन बी है भोजन एवं आश्रय, ऑप्शन सी है काला और सफ़ेद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, शुद्धता एवं अशुद्धता। शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा पर ही आधारित भारतीय जाति व्यवस्था में पदानुक्रमिक क्रम पाया जाता है। इसको सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो वह लुई ड्यूमा थे, फ्रांस के एक समाज वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही फ्रांस के एक समाज वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था में शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा का प्रयोग किया था। शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा का तात्पर्य है कि उस समय जब वर्ण व्यवस्था लागू थी तो उस समय क्या था कि भारत में जो उच्च जातियां थी, तथाकथित उच्च जातियां थी या उच्च वर्ण के लोग थे, वर्ण के बाद ही जाति आई, तो जो तथाकथित उच्च जातियां थीं वह स्वच्छ कार्य किया करते। स्वच्छ कार्य का तात्पर्य है जैसे कि पठन पाठन का कार्य, सुरक्षा का कार्य, व्यापार का कार्य। लेकिन जो अशुद्ध कार्य थे जैसे दाढ़ी बाल बनाना, साफ सफाई करना, चमड़े का काम करना, जूता सिलना, जूता पॉलिश करना, चप्पल सिलना, चप्पल पॉलिश करना, यह सब काम जो उस समय के अस्पृश्य लोग थे या तथाकथित दलित जातियां थीं या निम्न जातियां थीं वही किया करती थीं। इसी के आधार पर ड्यूमा ने भारत में जाति व्यवस्था को शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर बांटा था। अगला प्रश्न है, अप्रकट प्रकार वे हैं जो, अभी मैं बताया था ऊपर, अप्रकट प्रकार वे हैं जो ऑप्शन ए है अनपेक्षित, ऑप्शन बी है अमान्य, ऑप्शन सी है अपेक्षित, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अपेक्षित एवं अमान्य दोनों होते हैं। अप्रकट प्रकार अपेक्षित और अमान्य दोनों होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसके लिए सज़ा भी दी जाती है, इसकी अवधारणा मर्टन ने दिया था। अगला प्रश्न है, संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें शामिल है ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है आस्था, ऑप्शन सी है कला, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो टाइलर की सांस्कृतिक परिभाषा थी उसमें इन्होंने ज्ञान, विश्वास, कला, आस्था, क्षमता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किए थे। तो यह टाइलर की परिभाषा से लिया गया है, ज्ञान, आस्था और कला को। यह तीनों संस्कृति की संपूर्ण जटिलता को दर्शाते हैं एवं संपूर्ण परिभाषा में भी टाइलर ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। टाइलर ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने संस्कृति को व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईवी रामासामी नायकर को निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में भारत के किस भाग में जाना जाता है? ऑप्शन ए है दक्षिण भारत, ऑप्शन बी है उत्तर भारत, ऑप्शन सी है पश्चिम भारत, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के केरल वाला जो क्षेत्र है उसमें उनको निम्न जाति आंदोलन के लिए नेता के रूप में ईवी रामासामी नायकर को जाना जाता है। ईवी रामासामी नायकर ने इजावा जनजाति के लिए आंदोलन किया था, जैसे कि पानी पीने के लिए, रोड पे चलने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, पढ़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ही ईवी रामासामी नायकर ने दक्षिण भारत में आंदोलन किए थे। ईवी रामासामी नायकर ने आंदोलन किए थे, तो वह दक्षिण भारत से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेबर ने स्थिरीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार की शुरुआत की थी?
ऑप्शन ए है वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। ऑप्शन बी है सत्ता, शक्ति और प्रभाव। ऑप्शन सी है वर्ग, परिस्थिति और सत्ता। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। वर्ग, परिस्थिति और शक्ति को वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के तीन मॉडल के रूप में प्रयुक्त किया था। इन्हीं तीन मॉडल को भारतीय जाति व्यवस्था में आंद्रे ने प्रयोग किया, इसलिए आंद्रे को भारत का वेबर कहा जाता है। इन तीनों में सेम तीन नहीं थे, उसमें उन्होंने कास्ट, क्लास एंड पावर का प्रयोग किया था। जाति, वर्ग एवं शक्ति का प्रयोग भारत में आंद्रे ने प्रयोग किया था। द सिटी 1922 इनकी एक पुस्तक थी। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इनकी एक पुस्तक थी वेबर की, वह धर्म पर आधारित थी। उसमें कहा गया था कि पूंजीवाद का विकास तब हुआ जब धर्म ऐसा करने के लिए कहता है, एवं धर्म भी पूंजीवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम किया था, प्रेरक के रूप में काम किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें अभी नीचे हम देख लेते हैं। इसमें जो सी वाला है, सी ऑप्शन है वर्ग, परिस्थिति और सत्ता, इसको मिल्स ने दिया था। इस तरीकरण में इसको मिल ने प्रयोग किया था, C.W. मिल्स ने इसका प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछा है वेबर ने इस तरीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार की शुरुआत की, तो वह था ऑप्शन ए वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। और अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 18वां प्रश्न है, इस तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए है डेविस एवं पार्सन। ऑप्शन बी है डेविस एवं मूर। ऑप्शन सी है पार्सन्स और रास। ऑप्शन सी है पार्सन एवं रास। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डेविस एवं मूर। डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। लेकिन जो सामाजिक स्तरीकरण के अगर सिद्धांतकारों के बारे में पूछा जाए तो इसमें डेविस, मूर, पार्सन एवं ट्यूमिन चारों आएंगे। ट्यूमिन डेविस एवं मूर की आलोचना किए थे। प्रकारवादी सिद्धांत स्तरीकरण का तात्पर्य था कि जो भी समाज में स्तरीकरण बना हुआ है, यह समाज की आवश्यकता है और इसका बना रहना जरूरी है। क्योंकि डेविस एवं मूर का कहना था कि एक डॉक्टर जब बनता है, एक आदमी जब डॉक्टर बनता है तो वह पहले नीट की तैयारी करता है, उसके बाद 4 साल MBBS करता है, उसके बाद समय, पैसा और अपना जो समय, पैसा बहुत ज़्यादा खपत होता है। तो एक कंपाउंडर जो होता है, नर्स जो होता है, उसकी अपेक्षा उसको कंपनसेशन के तौर पे वेतन के रूप में ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। क्योंकि नर्स बनने के लिए उसकी अपेक्षा, डॉक्टर की अपेक्षा कम समय और पैसा खर्च होता है, इसलिए नर्स को हमेशा कम पैसे में ही रखा जाना चाहिए। यह कहना था डेविस एवं मूर का। लेकिन इसके अपोजिट ट्यूमिन ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम डॉक्टर को छोड़ देते हैं फिर, और नर्स को न रखें तो क्या पूरे हॉस्पिटल की जो भी सुविधाएं होंगी क्या डॉक्टर अकेले देख पाएगा? तो ट्यूमिन ने कहा कि यह आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही बस सब कुछ देखेगा, बगैर नर्स के डॉक्टर भी कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा जो नर्स करता है। तो अगला प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डेविस एवं मूर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, M.S. राव। ऑप्शन बी है G.S. घुरिये। ऑप्शन सी है M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी है M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास ने जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए मर्टन के संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया था एवं संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। संस्कृतिकरण के माध्यम से ही भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि पदमूलक परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। श्रीनिवास का कहना था कि जब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें पदमूलक परिवर्तन होता है, न कि संरचना में परिवर्तन होता है। संस्कृतिकरण की सर्वप्रथम अगर किसी ने
अवधारणा दी थी तो वह एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था कि जब एक निम्न हिंदू जाति अपने से उच्च जाति के लिए उच्च जाति या समुदाय का अनुसरण करते हुए जीवन शैली को अपनाते हुए अपनी परिस्थिति में जब बदलाव करती है तो वह अपने पदनाम में भी परिवर्तन करके अपने पदनाम में परिवर्तन करती है एवं व्यवसाय, रहन सहन, विचार, व्यवहार, खान पान का तरीका बदलकर इकोनॉमिकली भी वह मजबूत होती है एवं जो उससे ऊपर की जातियां होती हैं या समुदाय है उसका जीवन शैली का अनुसरण करता है और अपने पदनाम में परिवर्तन करते हुए वह 2-3 पीढ़ियों तक, ऐसे कभी कभी होता है कि 4-5 पीढ़ियों तक भी उसकी मान्यता मिल जाती है। तो वह मान्यता तभी मिलती है जब वह जिस समुदाय या जिस जाति का रूप धारण करता है तो उस जाति के लोगों के साथ वह जब विवाह संबंध स्थापित करता है तभी जाके उसे पूर्ण माना जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में ओएम लिंच ने आगरा के जाटों का अध्ययन किया और जाटों तो उस समय मांस मदिरा का काम करते थे, उसे छोड़कर उन्होंने वहाँ के ठाकुरों का जो क्षत्रिय थे उनके जीवन शैली को अपनाया। लेकिन जीवन शैली को अपनाने के बाद भी उन्हें आज तक संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ के ठाकुरों ने इसे मान्यता नहीं दी एवं अपने घर उनके लड़कों लड़कियों की शादी करने से मना कर दिया, खान पान भी नहीं रखते उनसे। लेकिन वहाँ के जो पंडित हैं वह ब्राह्मण जो हैं उनके घर कर्मकांड कराते हैं, वह जाटुओं के घर जाकर कर्मकांड करवाते हैं। तो एक तरह से पंडितों ने तो उस व्यवस्था को या सांस्कृतिक प्रक्रिया को मान्यता प्रदान कर दी है, लेकिन क्षत्रियों ने उस प्रक्रिया को अभी मान्य नहीं किया है। जब तक विवाह संबंध जब तक स्थापित न हो तब तक उस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं माना जाएगा। अगला आज का लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है? कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? ऑप्शन ए है सामान्य निवास, ऑप्शन बी है संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व, ऑप्शन सी है सहयोग और भावना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो सामान्य निवास है यह भी भारत में संयुक्त परिवार का एक विशेषता है, संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व भी है और सहयोग और भावना भी है। इसी के साथ एक छत के नीचे रहना, एक बना रसोई का भोजन करना और संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व ही यह संयुक्त परिवार की विशेषताएं होती हैं। और आज इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं विराम देते हैं और आप लोगों से यह निवेदन है कि इस क्लास में जो भी त्रुटियां हों आप कमेंट के माध्यम से मुझे भेज दें। मैं उसे आने वाले वीडियो में या आने वाले क्लास में हम उसको सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि गलतियां कम से कम हों या 9 के बराबर हों। और आपसे एक बात और है कि यूपीपीजीटी जो अक्टूबर में पेपर है, यूपीजीआईसी जो अभी भर्ती आई है, इसका भी मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि जनवरी फरवरी मार्च तक पेपर हो सकता है। बिहार 4.0 जो भर्ती आने वाली है इसी अगस्त या सितंबर में आ जाएगी। और उसके आगे जो झारखंड का ऑलरेडी भर्ती आई हुई है, लोग फॉर्म भर चुके हैं, उसका हाई कोर्ट ने कहा था कि इसको भर्ती किसी भी तरह जनवरी तक करा लिया जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेशन रोज़ एक यूट्यूब पर आपको मिलेगा एवं क्लासेस भी, थियरी की क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें एवं मनोबल बढ़ाते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब से जब मनोबल बढ़ाते रहेंगे, कमेंट कुछ करते रहेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा, तो मैं इस दिशा में काम करता रहूँगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।